आज की बुक है टॉपर बनने का आसान तरीका का तीसरा पार्ट, टाइम टेबल बनाने का बेस्ट तरीका। स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल को फॉलो करना तो डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन उससे भी पहले तो ज़रूरी चीज़ है कि वो यह है कि आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है। क्या वो तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने लिए अपने एक इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाने के तरीकों और एक डिटेल इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देता हूँ। आर यू ए नाइट पर्सन ऑफ मॉर्निंग पर्सन? आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप नाइट पर्सन हैं या फिर मॉर्निंग। इसका मतलब है कि आप देखिए कि आप किस टाइप के हैं, आपका क्या रूटीन है, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, किस टाइम पढ़ने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और किस तरीके से आप किस टाइम स्लॉट में पढ़ सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बना पाएंगे। आप मैक्सिमम कितने ड्यूरेशंस तक पढ़ सकते हैं? आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना जज कर चुके होंगे कि आप कितनी देर तक आसानी से पढ़ पाते हैं। मैक्सिमम आप लगातार कितने घंटे या कितने मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। साइंटिफिकली हर इंसान का दिमाग किसी भी चीज़ के ऊपर मैक्सिमम 45 मिनट तक फोकस कर सकता है, लेकिन हर इंसान का दिमाग अलग है, आपकी आदतें अलग है। तो हो सकता है कि आप लगातार 1 घंटा पढ़ लेते हों, या फिर यह भी हो सकता है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस ना कर पाते हों। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो आपको टाइम टेबल बनाने से पहले खुद के लिए यह जजमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप टाइम टेबल में लिख दें कि 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप 15 मिनट ही पढ़ पाते हों। इसलिए आपको अपना मैक्सिमम टाइम जज करना होगा। व्हाट आर योर मेजर डिस्ट्रैक्शन? आपको यह एनालाइज करना होगा कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस कौन सी है। स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होना सबसे आसान काम है, तो आपको यह देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर आपका ज़्यादा टाइम क्या करने में बर्बाद होता है। जैसे टीवी या फ़ोन, और फ़ोन में भी एक स्पेसिफिक चीज़ होगी जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या खेल में। तो जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उस चीज़ को अपने से दूर करें। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो कैसे करते हैं। आप अपना अकाउंट डिलीट करते हो, या फिर आप अनइंस्टॉल करते हो, या फिर आप कुछ टाइम के लिए अपना फ़ोन ही बंद कर दो। सब्जेक्ट्स यू लाइक? आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छे और इंटरेस्टिंग लगते हैं? कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, या आपको उन्हें पढ़ना बहुत बड़ी पनिशमेंट लगता है? जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपको यह दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे जब आपका पढ़ने का मूड ना भी हो आप तब भी पढ़ सकें। अगर आप उस टाइम पे अपने प्रायोरिटी के अनुसार पढ़ोगे तो आपका माइंड चेंज हो सकता है। व्हाट इज़ योर वेस्ट ब्रेक टाइम एक्टिविटी? आपको टाइम टेबल बनाते टाइम यह भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को करने से फ्रेश महसूस करते हैं। सपोज करो कि आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो और अब आपको ब्रेक लेना है, तब आप क्या करना चाहोगे? आप बाहर घूमना पसंद करोगे, या फिर आप म्यूजिक सुनना पसंद करोगे? आप एक नैप लोगे? एक बार आप जब इन सारे सवालों का जवाब सोच लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप है कि वीकली प्लान बनाएं, और आप प्लान को संडे रात को अगले पूरे हफ्ते का बना सकते हैं। तो उस प्लान को बनाते टाइम आप खुद से यह सब सवाल पूछें, इस वीक में पूरा करने के लिए आपके पास कोई बड़ा काम है जो बहुत अर्जेंट हो, कोई ऐसा काम जो आपको इसी हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करना हो, जिसके लिए आपको कोई डेडलाइन मिली हो। अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। इस हफ्ते में सबसे पहले आपको यही करना है। दूसरा, आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर जो
भी काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। नंबरिंग इस तरीके से करो कि नंबर 1 पर वो जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, दूसरे पर वो हो जो दूसरे उससे थोड़ा कम ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी भी है, इसलिए आप उसको सबसे इम्पोर्टेंट काम के बाद करेंगे। तो ऐसे करके आप अपने जितने भी काम हैं उन्हें एक लाइन से रख कर कंप्लीट कर सकते हैं। अपने वीकली गोल्स को डेली गोल्स में डिवाइड कर लो, यानी कि आप उन्हें ऐसे बांध लो कि आज के दिन में यह काम कंप्लीट करना ही करना है। ऐसे आपको वीकली टास्क का प्रेशर हर दिन के साथ कम होता जाएगा। ब्रेक लेना भी ना भूलें। आप एक बार कुछ प्लान करते हैं तो आप उस पे बिल्कुल डट जाते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ ही अपने हेक्टिक टाइमलाइन में से उसके बीच में प्रॉपर ब्रेक्स लेते रहना है। आपको कंसिस्टेंसी से काम करने का गोल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आपने एटलीस्ट उस काम को शुरू तो किया। एग्ज़ाम टाइम टेबल में बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने लिमिटेड टाइम को कैसे यूज करें जिससे वो इफेक्टिवली पढ़ाई कर सके, क्योंकि यह टाइम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सामने एक एग्ज़ाम खड़ा होता है। फिर एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जो अभी वाला एग्ज़ाम है वो इजी है, लेकिन उसके बाद वाले एग्ज़ाम मुश्किल हैं, तो उनका भी अभी ही देखना है। ज़्यादातर बच्चे जो टॉपर हैं, एवरेज हैं या उससे भी नीचे हैं, सबके लिए एक कंबाइंड एडवाइस है। आपके लिए मैंने 2 टाइम टेबल बनाए हैं। एक सुबह के लिए जो है 5 से 7 बजे तक का, जो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पर्सन हैं, आप कैसे पढ़ पाते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग। तो एक इवनिंग टाइम टेबल है जो है 10 से 11 बजे तक। मॉर्निंग टाइम टेबल 5 से 7। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो आप 4:45 तक उठ सकते हैं। अगर आपको सच में फोकस के साथ पढ़ना है तो इतना बलिदान तो आपको आपकी नींद का देना ही होगा। जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम से में आप उन सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए जो आपको सुलाए ना। मेरे पिताजी क्या करते थे, जब मैं 10th क्लास में था, सुबह आके कमरे के बाहर से ही मुझे जगा देते थे और कई बार तो मैं बस लाइट जला कर के सो जाता था। अब सुबह मैं तो इंग्लिश पढ़ता था और वो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी। जब हम सो के उठते भी हैं तब भी हम ऐसा कोई ख़ास फ्रेश नहीं होते जैसा लोग बोलते हैं। ऐसे में मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आप पहले सुबह उठ के थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लीजिए, आप फ्रेश हो जाएं और फिर पढ़ाई करें। पर नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, और अभी आपको पास इतना टाइम नहीं है तो उसको रेस्ट करने में बर्बाद करें। आपने इस टाइम पे अपनी रूटीन को खास चेंज नहीं करना है। 5 से 7 बजे तक का टाइम है आपके पास। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है। कई को मैथ्स अच्छी लगती है तो आप सबसे पहले मैथ्स पढ़ लीजिए। अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो वो पढ़ लीजिए। बस जो सबसे बोरिंग लगता हो उसे छोड़ना भी मत, क्योंकि इस टाइम में नींद सबसे ज़्यादा आती है और आ भी जाएगी। इसलिए इन घंटों में आप इतना तो पढ़ लेंगे और काफ़ी कुछ कर लेंगे। आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इतने टाइम का ब्रेक लो, इतने टाइम कंसंट्रेशन से पढ़ो। कंसंट्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप 45 मिनट में 45 पन्ने पढ़ दो और आपको समझ कुछ भी ना आए। इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि पढ़ना शुरू करो, बीच बीच में अगर पानी पीना है तो चले जाओ, कोई फोकस नहीं टूट रहा। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका दिमाग वहीं अटका रहेगा कि पानी पीना था, अब उसके बारे में सोच के फोकस बिगाड़ने से अच्छा तो आप पानी पी ही आते। 9 से 11। अब इसके बाद मैंने आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया है
कि आप उस टाइम में जो भी करना है, नहाना, फ्रेश होना, खाना खाना, थोड़ा बहुत घूम लेना, माइंड फ्रेश कर लेना, इन सब चीज़ों के लिए 2 घंटे काफ़ी हैं। तो इन 2 घंटों को बहुत अच्छे से यूज करना। अब 9 बजे से 11 बजे तक आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे बोरिंग लगता हो, क्योंकि अब आप सो के उठ चुके हो, फ्रेश हो चुके हो, बाहर घूम चुके हो, पेट भर चुके हो है, अब आपका नींद नहीं आने वाली है। मोस्टली बच्चों के लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ज़्यादातर मैथ्स या साइंस ही होता है। तो यह टाइम मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, उसमें भी आपको वॉशरूम जाना हो चले जाओ। अब आपने 4 की पढ़ाई कर ली है, इस टाइम आप दिन में 10 घंटे गारंटी के साथ पढ़ ही लेंगे। अब इसके बाद आप 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, एग्ज़ाम टाइम है, पता है कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस टाइम पढ़ रहे हो, अगर उस टाइम सिर्फ पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होगी। 12:30 से 2 बजे तक यह टाइम ऐसा होता है, खास करके बहुत आलस आता है, तो उस टाइम में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो सिर्फ थियोरी हो, जिनको आपकी लाडली बोल बोल के पढ़ो, आप लाउडली बोल बोल के पढ़ो ताकि आपको नींद ना आए। जैसे कॉमर्स के लिए बिजनेस हो गया, बाकियों के लिए इंग्लिश, हिंदी, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो जिसमें आपको कुछ सॉल्व ना करना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। 4 से 6:30, अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो 2 घंटे का ब्रेक आपको मिला है, उसमें आपको जितनी भी नींद आई होगी वो आप पूरी कर सकते हैं। थोड़ी खा पी लिया, चाय वगैरह, 4 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अब उसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आपका बचा हो या जो आपने प्लान किया हो वो पढ़ लो, और इसके बाद फिर से आपको 2 घंटे का ब्रेक मिल रहा है जिसमें आप जो चाहे कर सकते हो। और इसके बाद बस आपका लास्ट पढ़ाई का स्लॉट है 7:30 से 9:30 पूरे दिन में। अब बस यह आपको लास्ट टाइम पढ़ना है। इन 2 घंटों में आप थ्योरी, न्यूमेरिकल जो भी आपका स्ट्रांग नहीं है वो पढ़ो, और इसके साथ आपके पूरे दिन में 10 घंटे की पढ़ाई हो गई, और आपको स्ट्रेस भी फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको बीच में प्रॉपर ब्रेक्स मिलते रहे। यह टाइम टेबल आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले के लिए है, क्योंकि तब आप सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना हो, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना चाहोगे। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स का है, तो आप 4 स्लॉट्स मैथ्स को दे सकते हैं, और बाकी जो 1 स्लॉट बचा है उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इवनिंग, अगर आप रात को 1 बजे सोते हो तो आप पूरे 7 घंटे नींद ले सकते हो तो ज़्यादा, तो शायद आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। आप सुबह 8 बजे उठिए, फ्रेश हो जाइए और 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए, और फिर वो ही जो बाकी मॉर्निंग स्टूडेंट के लिए था उन्हीं स्लॉट्स को पढ़ लीजिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप इन स्लॉट्स को अपने ट्यूशन टाइम में इंक्लूड करें, तो आप उस टाइम में भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और अगर इन स्लॉट्स और आपके ट्यूशन टाइमिंग में डिफरेंस बैठ रहा है तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको दोनों ही तरीके से टाइम टेबल के बारे में पता चल चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी भी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल को फॉलो करने का तरीका, रिमाइंडर लगाना, अपने आँखों के सामने कहीं भी दीवार का, कीपबोर्ड या कहीं भी अपने टाइम टेबल को पोस्ट कर लीजिए, जिससे आप जब भी कोई काम करने लगे तो आपको वो दिख जाए और आपको याद आ जाए कि आपको पहले यह करना है। गाइड
लाइन्स फॉर पेरेंट्स। जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो वो सिर्फ उनके एग्ज़ाम नहीं होते बल्कि उनकी फैमिली के एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि यह इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि पूरा परिवार उनके सपोर्ट में लग जाता है। और बच्चों के एग्ज़ाम प्रिपरेशंस और उनके रिजल्ट्स में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस होता है। तो आप जो भी इस टॉपिक को कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स को यह टिप्स ज़रूर सुनाइएगा। हेल्प योर चाइल्ड टू मैनेज देयर टाइम। 10th और 12th के स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स टाइम मैनेजमेंट होता है। स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी और बाकी कामों के बीच में यह लोग किसी तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस कर पाएँ। पेरेंट्स होने के नाते आप इनके लिए एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं। आप इनके पेरेंट्स हैं और मोस्टली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलती है और बच्चे आपकी बातें मानते भी हैं, इसलिए आप उन्हें पढ़ाई और बाकी चीज़ों को बैलेंस करना का एक रूटीन बनाकर दे सकते हैं। आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए कि उन्हें पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर उन्हें कहीं टाइम की दिक्कत आ रही है तो आप उनके रूटीन में उन चीज़ों को निकाल सकते हो जो ज़रूरी नहीं है। बी देयर फॉर देम। आपको शायद अंदाज़ा भी ना हो कि आपके सिर्फ इमोशनल सपोर्ट से भी आपके बच्चों को कितना मोटिवेशन मिलता है। आप भले ही फिजिकली उनके पास ना हो, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और अगर आप बस उनको टाइम टू टाइम ये पूछते हैं कि उनकी पढ़ाई में क्या चल रहा है, तैयारी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उनको बताएं कि आपको पूरा भरोसा है कि वो अच्छे नंबर के साथ पास होंगे, आपका इतना करना मात्र ही उनके लिए किसी मोटिवेशनल बुक से ज़्यादा होगा। बोर्ड्स ऐसी चीज़ है जहां बहुत होशियार से होशियार बच्चा भी घबरा जाता है, इसलिए आप टाइम निकाल के उनके ऊपर ध्यान जरूर दें। डोंट कंपेयर दैम विद अदर्स। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करिए। यह बात जो है सही मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चा अलग होता है और आपको उनकी अलग क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके ग्रेड्स बाकी बच्चों से कम हैं, तो उसमें ना तो आपको निराश होने की ज़रूरत है और ना ही उनको इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो किसी दूसरे चीज़ में अच्छे हैं। हर बच्चे की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। आप कभी भी अपने बच्चे को खुद को कम न समझने दें, क्योंकि सिर्फ मार्क्स उनका फ्यूचर या उनका टैलेंट डिफाइन नहीं कर सकते। मोटिवेट देम विद रिवाइडर्स। आप जब अपने बच्चों के बचपन में उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करते थे तो उनके अंदर आगे और अच्छा काम करने की भावना आ जाती थी, लेकिन अब शायद टाइम के साथ और उनकी बढ़ती उम्र के साथ आपने करना बंद कर दिया है, इसलिए शायद उनमें भी मोटिवेशन की कमी हो गई है। याद रखिए, जब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, हमारा किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए अपने बच्चों को छोटे छोटे या बड़े बड़े अपने अकॉर्डिंग रिवार्ड्स दीजिए। उन्हें कहिए कि अगर वो बोर्ड्स में इतने परसेंट मार्क्स लाते हैं तो आप उन्हें वो चीज़ दिलाएंगे जो वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आप अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं कि वो पूरा दिन में क्या करता है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि वो किस में टाइम वेस्ट करता है। आपको उन पे रोक नहीं लगानी है, बस उन्हें मॉनिटर करना है कि वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज़्यादा न जाए। वैसे स्टूडेंट्स खुद में इतने मेच्योर होते हैं कि वो खुद से अपने को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर सके, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आप उन्हें ज़रूर रोकें। टीवी देखने, फ़ोन यूज करने का एक लिमिटेड टाइम बना दें।
टेक रिव्यू। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सब पेरेंट्स ही अपने बच्चों से यह ज़रूर पूछते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ और उनके कितने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो उसे डांटने के बजाय उसका रीज़न पता कीजिए कि एग्ज़ाम खराब होने का कारण क्या था और उसे किसी तरीके से दूर किया जाए जिससे वो जो भी गलती है दोबारा रिपीट ना हो और आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। कंक्लूजन, हर बच्चा हर बच्चे से डिफरेंट होता है। आप उनके पेरेंट्स हैं और आपसे अच्छी तरह उन्हें कोई भी नहीं जानता। आप जितना हो सके उनकी हेल्प करें, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी लाइफ में हैं। जितना हो सके आप उन्हें सपोर्ट करें और उनको ग्रो करने में हेल्प करें। वो 10 चीज़ें जो सक्सेसफुल लोग कभी नहीं करते। दोस्तों, आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है, आज एक ऐसे इंसान के बारे में लिखने वाला हूँ जो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही, लेकिन साथ में बिजनेस में आने वाले 30 साल बाद क्या चेंजेस होंगे उसको अभी से भाप लेते हैं। वो उस चीज़ को अपने अंदर नहीं रखते, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। अगर तुम्हें लेना है उस चीज़ का ज्ञान तो लेके अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। उनका तो काम है लोगों को कहना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जैक मा के बारे में। जैक मा यन का जन्म 10 सितंबर 1964 को हुआ था। ये एक चाइनीज बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर्स और फिलांथ्रोपिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा दान देते हैं। वहीं यही वो आदमी है जिसने चाइना में छोटे ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप को बहुत ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। ये अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर, जो एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ई कॉमर्स में। इसका मार्केट कैप जो आज के डेट में वो है 500 बिलियन US डॉलर। और दोस्तों, मज़े की बात ये है कि ये भी एक गरीब फैमिली से आए थे। वही नहीं, इनकी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इनमें भी इंग्लिश सीखने की बहुत चाहत थी। हालांकि चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आम नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी थी तो आपको किसी एक्सपेंसिव स्कूल में, जैसे इंडिया में अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको जहां मॉडर्न कल्चर हो ऐसी जगह पे आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश इतनी नहीं चलती। तो सेम हाल चाइना का था। जैक मा की फैमिली के पास इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन जो जैक मा की लाइफ रही वो स्ट्रगल तो रही और साथ में बहुत सारे ब्रेकआउट पॉइंट से भरी हुई थी। वो 5th क्लास में भी 2 बार फेल हुए और 8वीं क्लास में वो 3 बार फेल हुए। और जैक मा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उनके 6 लोगों का परिवार था और सिर्फ $7 से काम चलाना पड़ता था। उनकी गरीबी से आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो साल में एक बार सिर्फ चिकन खा पाते थे। लेकिन जैक मा वो कहते हैं कि ना कि डेडिकेशंस और विजन क्लियर था कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। वो 8 साल की उम्र में सुबह 5 बजे उठते और 45 मिनट साइकिल चलाते और हिमूज होटल पहुंचते और उसके बाहर खड़े टूरिस्ट से मिलते और उनके लिए वो फ्री गाइड का काम करते थे और उनके साथ रहकर उनसे इंग्लिश सीखते थे। जैक मा बताते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं, उनको वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। वो कहते हैं क्योंकि उनकी असली नाम जैक मा था कि उनकी ही नहीं, उनको जो नाम था मा यन, अपने शहर में वो एक गाइड की तरह काम करते थे। तो एक फॉरेनर लेडी ने कहा क्योंकि उनका नाम प्रोनाउन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको नाम जैक नाम दे दिया गया और वही नाम जैक मा आज तक बोलते आ रहे हैं। जैक मा अपनी इंग्लिश की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार अप्लाइड किया, लेकिन उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होता गया। फिर बाद में उन्होंने होंजुआ यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एडमिशन लिया। उन्होंने इंग्लिश में अपना ग्रेजुएशन पूरी करके बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हर बार रिजेक्शन ही मिले। उन्हें 30 अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया, पर जहाँ जहाँ गए हर बार रिजेक्शन मिला। आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि लाइफ में एक बार
रिजेक्ट होते हैं, 2 बार रिजेक्ट होते हैं और उसके बाद भी आप लोग सोचते हैं कि मैं कितना अनलक्की हूँ, मुझसे अब यह नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट के लिए समय प्रबंधन जरूरी क्यों है? आजकल के जनरेशन इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को थोड़ा टाइम दे सके। अगर ये देखा जाए तो इसमें हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हम अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। समय कम नहीं होता, दरअसल हमें जो टाइम मिलता है उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट होता है वो अपने टाइम का खुद पायलट होता है, क्योंकि ये उसके हाथ में ही होता है कि उसको अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई है कि हम अपने टाइम का इस्तेमाल अच्छे रूप में कैसे कर सकते हैं। भटकाव से दूर रहें। इसमें से यह है कि हमें अपना दिमाग फालतू चीज़ों की ओर अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारा समय बर्बाद करवाता है तथा जो काम उस समय के लिए निकला है वो उसी समय में ख़त्म करें। टास्क पर फोकस कैसे करें? हर काम को हमें जिम्मेदारी से करना चाहिए। आपको जो भी काम दिया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से करें। इनफैक्ट अपने समय के साथ हेरा फेरी ना करें। हम एक वक्त में जो काम कर रहे होते हैं हमें उसी काम पे अपना फोकस रखना चाहिए, ना कि दूसरे काम की टेंशन लेनी चाहिए। हमें अपने कामों की एक स्कीम तैयार करना चाहिए। हमें जो भी काम करना है हम उनकी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे किसी कार्य को कितने समय में पूरा करना है इसकी पूरी जानकारी होने से आप समय रहते ही काम को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, अगर हम ये ठान लें कि हमें कौन से सब्जेक्ट का काम किस वक्त ख़त्म करना है तथा सिलेबस को कितना टाइम देना है, तो ऐसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चेकलिस्ट का उपयोग करें। हमें रोज़ाना चेकलिस्ट को चेक करना चाहिए ताकि हमारा कोई भी काम रह न जाए। अगर कोई काम अधूरा रह गया है तो उसे समय के अनुसार कंप्लीट कर लें। इससे हमारा कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। Importance of positivity in a student life. Negative mind never attract positive result. लोग आपको हमेशा पुश करते रहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो। वो आपको अलग अलग तरह के वीडियोस दिखा देंगे, अलग अलग कोट्स सुना देंगे जो पॉजिटिविटी के ऊपर होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि यह पॉजिटिविटी आए कहाँ से, क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता है। पॉजिटिविटी लगती तो एक छोटी सी और सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही हर चीज़ का निगेटिव एस्पेक्ट पहले देखना और उसके बाद उसके पीछे की पॉजिटिविटी चीज़ को देखना है। हमारा माइंड बचपन से ही ऐसे ट्रेंड होता है कि हम सबसे पहले खतरों को ही देखते हैं, जिससे हम खुद को उस खतरे के आने से भी पहले प्रोटेक्ट कर सके। पर यह मैकेनिज्म पहले चला करता था, अब नहीं, क्योंकि अब यह थिंकिंग हमारे रास्ते में अड़चन बनती है। इसलिए हम क्या सही हो सकता है से ज़्यादा क्या गलत हो सकता है उस पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे प्रेशर फेस करते हैं, भले वो पेरेंट्स से हो, टीचर से हो या किसी और से। इन चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको प्रिपरेशंस तो चाहिए ही, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग की भी ज़रूरत होती है। आप अपने आप को ज़्यादा और हर टाइम पॉजिटिव कैसे रख सकते हो उसके कुछ टिप्स हैं। गॉसिप और कम्प्लीमेंट करना बंद करें। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए जो सबसे पहली और बहुत अच्छी चीज़ सीखनी है कि किसी को भी नीचा दिखाने से आप ऊपर नहीं हो जाओगे। आपको ऐसी किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट नहीं करना है कि मेरे पास ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यह चीज़ें सिर्फ आपको एनर्जी ड्रेन करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बनाता है। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब आप किसी और के बारे में गॉसिप या किसी की बुराई करते हो तो आप उनसे इनसिक्योर होते हो और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपसे बेहतर है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है, यह उनसे जेलस होने के बजाय उनके जैसा बनना चाहिए, उन्हें अपने आइडियल की तरह लेना चाहिए। आपके थॉट कितने प्रैक्टिकल हैं इस बात को समझें।
निगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना आपकी एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। जिस दिन आपको पता चलने लग गया कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, उस दिन से आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप सही को सही, गलत को गलत कहना सीख जाओ और उसमें आप खुद इंक्लूड हो, तो यह सक्सेस की तरफ का एक बड़ा स्टेप होता है। अपनी खुद की मेंटालिटी को एग्जामिन करना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, यह जानने के लिए कि आप जो टेंशन या स्ट्रेस ले रहे हो उसे लेने का कोई मतलब ही है या नहीं। इंक्रीज होपफुलनेस। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंज एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इसलिए पास्ट पे अटैक मत करो और हमेशा याद रखो कि एक बार आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई थी और आपको लगा था कि आप इस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम्स को भी फेस कर लिया था और सॉल्व करके बहुत आगे भी पहुंच चुके हो। इसलिए जब वो हो गई तो यह भी हो जाएगी। इसलिए कभी उम्मीद न छोड़ो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आपका कोई भी स्किल्स प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, लेकिन आपके अंदर की पॉजिटिविटी ही है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। इम्पॉर्टेंट ऑफ हेल्दी इम्यूनिटी ड्यूरिंग एग्जाम। जब भी आप एग्ज़ाम के टिप्स मांगते हैं या उनके बारे में पढ़ते या सर्च करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम देने के, आंसर लिखने के, याद करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में सब जगह बताया जाता है। पर एक ऐसी चीज़ को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। यह एग्ज़ाम की टिप्स है हेल्थ और टाइम का पर खाना पीना। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप पढ़ाई में इतना ध्यान देते हैं कि खाना पीना आपके दिमाग से निकल जाता है, या आप उसे इग्नोर कर देते हैं, या फिर आपको खाना बनाना या खाना टाइम वेस्ट लगता है। इसलिए आप अच्छे खाना खाने के बजाय चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, मैगी यह सब खा के गुजारा कर लेते हैं। ना तो आपकी भूख मिटती है, ना ही आपको कोई एनर्जी देता है। यह चीज़ें आपकी एनर्जी को नॉट ड्रेन करता है, आलसी बनाते हैं और आपके पेट में भी खराबी कर देते हैं। गलत डिसीजन आपको हेल्थ और एग्जाम्स दोनों को खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम डेज में कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करना है, जो आपको अभी बताऊंगा। पहला, खाना स्किप ना करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट। हमारी बॉडी का सबसे छोटा अंग होने के बावजूद भी ब्रेन हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% यूज कर लेता है। यह सबसे छोटा तो है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। हर चीज़ सोचना और उसे पे एक्शन लेना। इस ब्रेन को एग्जाम्स में कंसंट्रेशन से काम करने के लिए ग्लूकोज की एक परफेक्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी को काफ़ी घंटों से खाना नहीं मिला होता है, इसलिए उस टाइम आप लो एनर्जी होती है। ब्रेकफास्ट आपके ब्रेन को पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी देता है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है। आप एक बार तो लंच स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम बहुत कीमती है, इसलिए क्विक और हेल्दी मील यूज करें। एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसमें अलग अलग तरह के विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स हो। एग्ज़ाम टाइम में हम ऐसे खानों की तलाश में होते हैं जिसको खरीदना आसान हो, जिसको तैयार करने में टाइम ना लगे और जिसमें ज़्यादा गड़बड़ ना हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सके। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपके लिए यह स्ट्रगल बड़ी हो जाती होगी, क्योंकि घर पर तो मम्मी आपको खुद ला के अच्छा खाना दे देती हैं। तो ऐसे में आप हाई फैट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाने की बजाय कुछ ऐसा खाएं जो आपको अच्छी एनर्जी दे। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट चीज़ है ब्रेड, एग, दूध, जूस, कॉर्न लेप्स, जो आपके लिए हेल्दी भी है और बनाने में आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। कीप हाइड्रेट। डिहाइड्रेशन आपको थकावट, एंग्जाइटी फील करवाता है। सबसे बुरी बात है कि यह आपको बिल्कुल भी कंसंट्रेशन
कंसंट्रेट नहीं करने देता, जो आपको पढ़ने में और अपनी बेस्ट प्रिपरेशंस करने में रोकता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ कुछ लिक्विड जूस या पानी, इवन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो अपनी पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके चलें। अपना चाय, कॉफ़ी, कोका कोला या बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंटेक जितना हो सके कम कर दें, इवन उसे बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि यह ड्रिंक्स में कैफीन होता है जो हमारे ब्लड शुगर को इफ़ेक्ट करता है और हमारी कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। वर्क, रेस्ट एंड प्ले। आपने बचपन में वो कहावत तो सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जैक ऑल डल बॉय। तो उसका मतलब यही है कि आपको इतना भी नहीं पढ़ना कि आप बिल्कुल डल हो जाओ। आप जो भी पढ़ते हो, याद करते हो, उसे मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी को रेस्ट के लिए नींद की ज़रूरत हो पड़ती है। इसलिए पढ़ाई के बीच में आधे घंटे का नैप लेना चाहिए, जिससे आपका माइंड थोड़े थोड़े देर का रिलैक्सेशन ले सके। सीधा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मत सोइए। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद थोड़ा माइंड को रेस्ट दीजिए, कुछ और रिफ्रेशिंग कीजिए और उसके बाद सोइए। वरना अगर आप सीधा पढ़ने के बाद सोने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको स्ट्रेस में नींद ना आए। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। इसलिए आप पढ़ने के बाद जॉगिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, योगा या फिर सिंपल वॉक के लिए जा सकते हैं। हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन एग्जाम। लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको इंस्पिरेशंस और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन करना भी स्मार्टली है। यह फिलॉसफी हर जगह काम कर जाती है, भले आप कहीं जॉब करने जा रहे हो या फिर आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आना ही चाहिए। मोस्टली बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में सब पता है, उसका कंटेंट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या आने वाला है, क्या कैसे कैसे करना है, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का डर लगता है कि आपने जो भी पढ़ा है या याद किया है, आप उसको ढंग से रिप्रेजेंट कर पाओगे या नहीं। नीचे दिए गए हुए कुछ टिप्स हैं जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स या और भी किसी भी तरीके के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगे। प्रिपेयर वेल। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अच्छे से तैयारी करने जैसा और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता। आपको पूरा सिलेबस पता है तो आप हर तरीके से स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ यार मुझे यह आता है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि एग्ज़ाम से 1 घंटे या कुछ मिनट से पहले अगर आप पूरा किताब को चाटने भी लग जाएं तो उसमें कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इवन यह तो रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर रेस्ट लेके एग्ज़ाम देने जाता है वो उस बच्चे से अच्छा ही स्कोर करता है जो एंड मोमेंट पे सब पढ़ने की कोशिश करता है। हमारे ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि बस दिमाग का काम सोचना ही होता है, लेकिन नहीं, आपका दिमाग आपके दिमाग में जो भी डाटा है उसको स्टोर भी करता है और यह स्टोर कब होता है जब आप सो रहे होते हैं। इसलिए जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले सोना इग्नोर करते हैं और भर भर के पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर ही नहीं होती। जो वो पढ़ते हैं वो बस शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है और वह एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। नोट व्हाट यू थिंक एंड लर्न। आपने यह जरूर सुना होगा कि आप जो याद करते हैं उसका 10% ही याद रहता है, लेकिन जो आप सुनते हैं उसका आपको 20% याद रहता है। यह किसी रिसर्च में नहीं लिखा है, लेकिन यह प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि आप जो पढ़ते या लिखते हैं उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं जो आप किसी से सुनते हैं या किसी को पढ़ाते हैं। इसलिए जब आप क्लास में होते हैं तो उस टाइम नोट्स बना लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको 2 बार उस चीज़ को रिवाइज करने का मौका मिलेगा। याद किए हुए
को याद रखने का एक और सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आपने पढ़ा है उसे आप किसी और के साथ शेयर करो या समझाओ। आप अपने दोस्तों के साथ अगर ग्रुप स्टडी सीरियसली करो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वह अलग अलग डाउट पूछने वाले अलग अलग लोग होंगे और इससे आपकी मेमोरी से ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी। हैवी और पॉजिटिव अप्रोच, जब भी आप पढ़ने या एग्ज़ाम देने बैठते हो तो दोनों ही टाइम्स पे आपके एटीट्यूड में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका पॉजिटिविटी एटीट्यूड आपके परफॉर्मेंस में बहुत मैटर करता है। आपके माइंड को ओपन रखता है और आपने जो भी पढ़ा या याद किया है उसे रिमाइंड करने में आपको कंसंट्रेट रखने में हेल्प करता है। कभी कभी पॉजिटिविटी रहना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट या एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो आपको स्ट्रेस रहता है और निगेटिव वॉइस आती ही रहती है, या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो। ऐसे में आप मेडिटेशन करके अपने आप को शांत कर सकते हो और अपने आप को बार बार याद दिला सकते हो कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, कभी कभी स्ट्रेस रिलीज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात ही ना करें या उसे टोटली इग्नोर करें और अपने माइंड को रिलैक्स करने दें। आपके लिए लास्ट मोमेंट पे इतने सारे सिलेबस को लेकर बैठने से अच्छा है कि आप एक मेंटल ब्रेक ले लें। डू मेडिटेशन, अपने आप को इतना स्ट्रेस देने के बाद अब टाइम आ जाता है कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशंस देने का, जिससे वो और नई चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर सके। नैप लेना, अच्छा खाना, यह चीज़ें तो आपकी बॉडी का ध्यान रखने के लिए होती ही है, लेकिन आपके माइंड को भी एक प्रॉपर रिलैक्स चाहिए होता है जो उसे मेडिटेशन से मिल सकता है। रात की फाइनल पढ़ाई करने से पहले आप आधा घंटा या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, जिससे आप पढ़ाई के बाद एक अच्छी गुड नाइट स्लीप ले सकें। बुरी संगत, दो तोते एक बरगद के पेड़ पर रहने के लिए आए। उन्होंने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। उनके दो छोटे बच्चे भी थे, वे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। रोज़ सुबह वह दोनों तोते अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाना लेने के लिए चले जाते थे और शाम को लौटते थे। एक दिन जब वह दोनों खाने की तलाश में निकले तो एक शिकारी उनके दोनों बच्चों को उठा ले गया। उन दोनों में से एक तोता शिकारी के चंगुल से उड़ निकला और एक साधु की कुटिया में जा बैठा। उस साधु ने उसे अपने पास ही रख लिया। वह तोता प्यार और सम्मान भरे शब्दों को सुनकर बड़ा हुआ। वहीं दूसरा तोता शिकारी के परिवार के साथ रहा। वह एक पिंजरे में बंद रहता था। शिकारी और उसके परिवार वाले बहुत बदतमीज थे। उन्हें मान सम्मान करना नहीं आता था और उनकी भाषा भी बहुत बुरी थी। एक बार एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा था तो वह शिकारी की झोपड़ी के बाहर बैठ के आराम करने लगा। जब तोते को लगा कि कोई बाहर है तो वह चिल्लाने लगा कि तू यहाँ कर रहा है, जल्दी से यहाँ से भाग वरना मालिक से कह के तुझे गोली मरवा दूंगा। वह मुसाफिर यह सब सुन आगे बढ़ गया। वह जब उस साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो तोते ने उस मुसाफिर का स्वागत किया और उससे कहा कि आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। जब उस मुसाफिर ने उस तोते को देखा तो उसे लगा कि यह तो वही तोता है। वह मुसाफिर हैरान हुआ और उसने इस तोते से पूछा तो उसने मुसाफिर को बताया कि वह तोता उसका भाई होगा। वो बचपन में शिकारी के घर में रहा, इसलिए उसकी भाषा भी उसके जैसी हो गई और मैं एक साधु के साथ रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी भी उन्हीं के जैसी है। उसने कहा कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात हम जिसके साथ रहते हैं उसी की आदत को अपनाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए लाइफ में दोस्ती और दोस्तों के बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यह ऐसा रिश्ता होता है जो अमीरी गरीबी रंग रूप के बहुत ऊपर होता है।
कोई भी अच्छा दोस्त अपने दूसरे दोस्त की सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। कोई भी इंसान किसी एक भी दोस्त के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने मन, अपने दुख सुख को बांटने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। हर इंसान को लाइफ की डिफरेंट स्टेज पर दोस्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेम, अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है तो उनकी बुरी संगत का भी आपके ऊपर बुरा असर पड़ता है। बच्चों की परवरिश और उनके संस्कारों के पीछे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वह खुद अपने बच्चों के साथ दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे बिताते हैं और उनके बच्चे आधे से ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, तो उनके अंदर उनकी आदतें अपनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बीइंग देयर पेरेंट्स, आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी है। फाइंड डिटेल्स अबाउट देम, अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में अलग अलग डाउट को दूर करने के लिए उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स रखिए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, कैसी फैमिली से हैं। आप किन तरीक़ों से अपने बच्चों को की कंपनी के बारे में जान सकते हैं, वह नीचे लिखें। पॉजिटिव पेरेंटिंग, आपको अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए, जिससे वो आपसे किसी भी तरह की बात करने से हिचकिचाएं नहीं। उनसे उनके दोस्तों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, जैसा उनका एड्रेस वगैरह। अगर आप साथ कम्युनिकेट नहीं करते और उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते तो उनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा और उनके लिए बस उनके दोस्त ही बचते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। ऑब्जर्व्स देयर मूवमेंट, अपने बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखो कि वो कहाँ जाते हैं, कौन से दोस्त के साथ जाते हैं। उनके दोस्तों के पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में रहिए। अगर आपके बच्चे किसी बुरी संगत में होंगे तो वह कभी अपने दोस्तों की डिटेल नहीं शेयर करेंगे। अब नॉर्मल बिहेवियर, अगर आपके बच्चे बुरी संगत में हैं तो डेफिनेटली उनके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा जो बुरा होगा, और एक पेरेंट होने के नाते आप अपने बच्चे के वियर्ड बिहेवियर, अजीब लैंग्वेज, मूड इरिटेटिव बिहेवियर को नोटिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कुछ गलत कंपनी में है। एक अच्छे पेरेंट्स होने का रोल निभाइए और अपने बच्चों को अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छे कर्म करना सिखाइए, जिससे वो और किसी की बुरी संगत में ना बने, जिससे उनका खुद का कल्याण हो और उनके साथ रहने वाले उनके दोस्तों का भी। इस प्रकार से आप टॉपर बनने के आसान तरीके बुक्स को सुन रहे थे। अब हम अगले किसी दूसरे बुक के साथ आएंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे। आप बने रहें स्टडी बुक्स।